गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम स्टडी करेंगे कुछ ग्राफ्स जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेटेड हैं और साथ ही हम स्टडी करेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। अब आगे हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं जो है रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है हम उसे लेकर चलते हैं। सबसे पहले वो क्या थी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। मार्क कर लिया हमने इसे इक्वेशन ए। और अगर जो कट ऑफ पोटेंशियल है हम उसका कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करें तो वी नॉट के साथ डिनोट किया था हमने कट ऑफ पोटेंशियल को, और ई था किसी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होनी चाहिए फिर यहां पर? अगर ई चार्ज हो और वी नॉट कट ऑफ पोटेंशियल हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? ई इंटू वी नॉट। ठीक है, और अगर न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो उस केस में वर्क फंक्शन की वैल्यू हमने पहले कर रखी है, क्या बन जाएगी? वर्क फंक्शन दैट इज फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो इसे हमने मार्क कर लिया इक्वेशन सी। ए, बी और सी इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनकर आएगी? अब देखिए, बी इक्वेशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, ए इक्वेशन में भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। और जो सी इक्वेशन है उसमें मेरे पास है फाई नॉट की वैल्यू, तो ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इक्वेशन ए में। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? ई वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, और इसे मार्क कर लिया हमने इक्वेशन डी। और उसके बाद देखिए बेटे, हमने पहले रिलेशन डिराइव किए हुए हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ है और लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है किसी भी मेटल के सरफेस की। तो न्यू क्या बन गया? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और न्यू नॉट बन गया इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट, और ये दोनों वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन डी में। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ई वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट। एक तरह से यहाँ पर ये हमारे पास कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया था इक्वेशन डी में, और जो बाद में हमने वेवलेंथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी वहां पर हमने रिलेट कर लिया कट ऑफ पोटेंशियल को और वेवलेंथ को। बेटे आगे हम करते हैं कुछ ग्राफ्स जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ रिलेटेड हैं। जो हमने अभी रिलेशन डिराइव किया है हम उस रिलेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, तो बेटे जो हमने इससे पहले रिलेशन डिराइव किया है उसमें हमने क्या चीज देखी थी? ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। अगर हम यहां से इस पूरी इक्वेशन को ई के साथ डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बच जाएगा मेरे पास? वी नॉट जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अगर यहां पर हम बाकी सभी चीजों को कांस्टेंट रख लें, फिक्स्ड रख लें, तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है कि जो वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फ्रीक्वेंसी के। वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां से हमें स्ट्रेट लाइन तो कंफर्म हो गया। और आगे उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो m होता है वो होता है स्लोप, और c जो होता है वो क्या होता है हमारे पास? इंटरसेप्ट, है ना। तो अगर हम इस इक्वेशन को उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है कि जो हमारी y की वैल्यू है अगर हम उसे v नॉट ले लेते हैं, मतलब हम y एक्सिस के अलोंग स्टॉपिंग पोटेंशियल को प्लॉट करें और x एक्सिस के अलोंग हम प्लॉट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, तो जो h बाई ई है बेटे वो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास आ गया वो उसका स्लोप। ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए, जो हमारे पास माइनस फाई नॉट अपॉन ई है वो हमारे पास फिर क्या आ गया? दैट इज द इंटरसेप्ट अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनेगा इस स्ट्रेट लाइन का, उसकी वैल्यू होगी माइनस फाई नॉट अपॉन ई। और ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है जो डार्क लाइन बनाई है मैंने वो है हमारे, जो सॉलिड लाइन है मतलब वो है हमारी स्ट्रेट लाइन, और जब उस
स्ट्रेट लाइन को मैंने बैक प्रोड्यूस किया है डॉटेड की फॉर्म में जो शो हो रही है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट कर रही है, जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है और उसकी वैल्यू क्या है फाई नॉट अपॉन ई। और अगर हम फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ग्राफ्स को डिफरेंट मटेरियल्स के लिए प्लॉट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की आ जाएगी, क्योंकि वहां पर जो वैल्यू है हमारे पास वो जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, h बाई ई। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो हमारे पास E है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो h बाई ई कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक लाइन का जो स्लोप है वो h बाई ई ही होगा। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहां पर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स के लिए लाइंस आएंगी, डिफरेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। और वो जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं जहां पर आपको नजर आ रहा है न्यू नॉट और न्यू नॉट डैश, वो पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो डिफरेंट मटेरियल्स की। नेक्स्ट हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो यहां से भी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो एज अ रिजल्ट इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट विल अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहां पर अगर हम इसे सेम पहले की तरह ही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं तो स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का क्या आ जाएगा, h के इक्वल, और जो y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस फाई नॉट। और अगर बेटे हम एक थर्ड ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, ठीक है, वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ग्राफ की हेल्प से भी हम ये चीज डिड्यूस कर सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। कब तक, जब तक इंटेंसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं हो जाती है। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बेटे बेसिकली दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट टिल इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बेटे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को काफी डिटेल में स्टडी किया है ना, और इससे पहले 6th यूनिट में हमने स्टडी किया था इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को। लेकिन ये फिनोमिनन्स एक्सप्लेन किए गए थे वेव नेचर की हेल्प से। जो रेडिएशन को अगर हम वेव नेचर का मान लें तो उसकी हेल्प से ही हम इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब हम रेडिएशंस की वेव नेचर को कंसीडर करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि रेडिएशन की एक्चुअल नेचर है कौन सी। तो बेसिकली बेटे रेडिएशन की डुअल नेचर है। जब हम इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की बात करते हैं तो ये फिनोमिनन्स एक्सप्लेन करते हैं उसकी वेव नेचर को, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर कॉम्पटन इफेक्ट हैं वो एक्सप्लेन करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन को, ठीक है। तो इसका मतलब कि रेडिएशंस कभी वेव की तरह बिहेव करती हैं और कभी कभी पार्टिकल्स की तरह। और कुछ फिनोमिनन्स ऐसे हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जिन्हें हम किसी भी नेचर से, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, दोनों में से किसी भी नेचर के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वी कैन कंक्लूड दैट रेडिएशंस आर ऑफ डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेटे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग बेटे जो मूविंग पार्टिकल होते हैं वो कभी कभी बिहेव करते हैं वेव की तरह, कभी कभी बिहेव करते हैं पार्टिकल की तरह, और कई बारी ऐसा होता है कि उनका बिहेवियर रिवील करता है, ये बताता है हमें कि उस मूविंग पार्टिकल के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है जो कि उस पार्टिकल के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल कर रही है। और जो वेव उस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है उसे नाम दिया गया मैटर वेव का या फिर डी ब्रोगली वेव का। और अगर हम उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। m is the mass of the particle, v is the velocity of the particle and h is the Planck's constant। अब हम डिराइव करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी क्या थी, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
और अगर फोटोन को एक पार्टिकल की तरह कंसिडर किया जाए जिसका कि मास m है, और आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन को अगर हम यूज करें यहाँ पर, तो उसकी एनर्जी फिर कितनी होनी चाहिए? E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वेयर। अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों ही हमें वैल्यू दे रहे हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन की, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो एच न्यू मस्ट बी इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अगर हम यहाँ से मास की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? एच न्यू अपॉन सी स्क्वेयर। तो अगर हमने मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपने +1 में कर लिया था, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पर मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फोटोन की हमें वेलोसिटी पता है, दैट इज c, स्पीड ऑफ लाइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, एच न्यू अपॉन सी स्क्वेयर इंटू सी, तो एक c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आ गई एच न्यू अपॉन सी। और हमें एक चीज ये भी पता है कि c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। अगर हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो मोमेंटम क्या बन जाएगा हमारे पास? एच न्यू अपॉन न्यू इंटू लैम्डा। और अगर यहां से न्यू कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? h बाय लैम्डा। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया? लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? h अपॉन p, और p क्या होता है हमारा? मोमेंटम। बेटे जो डी ब्रोगली की हमने ये वेवलेंथ की इक्वेशन डिराइव की है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, p मोमेंटम, तो ये फोटॉन्स और अदर मटेरियल पार्टिकल्स दोनों पर ही अप्लाई होती है। अगर हम इस इक्वेशन को किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए लिखें तो वहां पर हम क्या मेंशन करेंगे? p को हम कैसे लिखेंगे? p विल बी इक्वल टू m इंटू वी। m विल बी द मास ऑफ द पार्टिकल एंड v विल बी द वेलोसिटी। तो अगर हम किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए उस इक्वेशन को लिखेंगे तो दैट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। और ये है हमारे पास डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन फॉर अ मटेरियल पार्टिकल। अब हम एक चीज देखते हैं, अगर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पर है तो दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी 0 है। और अगर हम इस वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन, जो कि हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ की इक्वेशन है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। और अगर वेलोसिटी इंफिनिटी ले लें हम तो लैम्डा विल बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? इट मीन्स वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटीरियल पार्टिकल्स ओनली इफ दे आर इन मोशन। जब जो हमारी ये इक्वेशन है v इज इक्वल टू 0 मीन्स मटीरियल पार्टिकल्स जब रेस्ट पोजीशन पर हैं तो उनके साथ कोई भी वेव एसोसिएटेड नहीं होगी। वेव्स सिर्फ तब एसोसिएटेड होंगी मटीरियल पार्टिकल्स के साथ जब वो पार्टिकल्स मोशन में होंगे। द मटीरियल पार्टिकल में बी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, बट व्हेन इट इज इन मोशन द वेव्स आर एसोसिएटेड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। जब कोई मटीरियल पार्टिकल मोशन में है तो वो चार्ज भी हो सकते हैं, अनचार्ज भी हो सकते हैं। जो वेव्स एसोसिएटेड हैं उनके साथ वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो डी ब्रोगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो यहां से हमें एक और चीज क्या पता चली है कि जो डी ब्रोगली वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन से प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, आगे हम रिलेशन डिराइव करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है वहां पर हमने स्टडी किया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वो कितनी होती है? दैट वाज इक्वल टू 3/2 k इंटू टी। ठीक है, और अगर पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के साथ अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मैंने यहाँ पर क्या किया है? मास के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो एज अ रिजल्ट इक्वेशन क्या बन गई? 1/2 mv, और न्यूमरेटर में ऊपर वाली साइड मेरे पास क्या आ गया? mv का होल स्क्वायर। तो यहां से mv मोमेंटम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3/2 k इंटू टी। 2 कैंसल, तो मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3m k इंटू टी। और अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर दें डी ब्रोगली की वेवलेंथ में तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, और p की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी अंडर रूट ऑफ 3m k इंटू टी। अब आगे हम कैलकुलेट करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
मास हमने एज्यूम कर लिया है स्मॉल m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और V is the velocity acquired by electron when accelerated from rest through a potential difference of V volt. हमने एज्यूम कर लिया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस करता है तो उसने एक्सेलरेट कर लिया है और उसकी वेलोसिटी है V. तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, और वर्क डन जो है उस पोटेंशियल डिफरेंस ने जो वर्क डन किया है वो कितना हो गया, E इंटू V. तो ये दोनों ही एनर्जीज शुड बी इक्वल. तो यहां से हमने कैलकुलेट कर ली वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो कितनी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2ev अपॉन m. ध्यान से देखिए बेटे, यहां पर जो अंडर रूट के अंदर है v दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो अगर यहां पर लैम्डा हम एज्यूम कर रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv. v की वैल्यू जो हमने ऊपर सॉल्व की है उसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2me इंटू v. जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं हमारे पास वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 किलोग्राम और चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम. और वैल्यू जो हमारे पास है उन्हें हमने सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. इतने एंगस्ट्रम्स हमारे पास वेवलेंथ आ गई एक इलेक्ट्रॉन की. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेविसन और जर्मर ने 1927 में. हम नेक्स्ट स्लाइड में उसकी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, उस अपरेटस को स्टडी करेंगे. पहले ब्रीफली देख लेते हैं कि अपरेटस में कौन कौन से पार्ट्स थे. उन्होंने अपने अपरेटस में लिया था फिलामेंट जो कि टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ था और उसे कोटिंग की गई थी उसकी बेरियम ऑक्साइड के साथ. और जब इस टंगस्टन को गर्म किया गया था तो इसमें से काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले थे. और एक लिया था हॉलो मेटेलिक सिलेंडर C, जिसको हमने C के साथ मार्क किया हुआ है. और ये जो C सिलेंडर था इसने फिलामेंट को कवर किया हुआ था, मतलब फिलामेंट इसके अंदर रखा गया था और C को नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया था ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फिलामेंट में से वो एक कन्वर्जेंट बीम बना दें इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, C एक तरह से हमारे पास कैथोड का काम कर रहा था. और A एक सिलेंडर लिया गया था विद अ फाइन होल अलोंग इट्स एक्सिस, उसमें एक होल था उसके एक्सिस के अलोंग और उसे दिया गया था पॉजिटिव पोटेंशियल. तो और उसे कहा गया था एनोड. देखिए बेटे, ये हमारे पास वो फिलामेंट है F, इसको हमने कनेक्ट किया है लो टेंशन बैटरी के साथ और इसकी हेल्प से ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. आगे यहाँ पर ये है वो सिलेंडर C जिसको हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ. और इसके बाद इस जब गर्म हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हुए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की फाइन बीम हमारे पास बनकर तैयार है. आगे ये है A, इसके भी एक्सिस के अलोंग होल है. यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं. A को हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ. ठीक है, तो ये एक तरह से बन गया हमारा एनोड. और आगे ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो फॉल कर रही है निकल के टारगेट के ऊपर और यहाँ से टारगेट को स्ट्राइक करने के बाद जो डाइफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस डायरेक्शन में आ रही है और इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस मूवेबल कलेक्टर की हेल्प से. ठीक है, इस कलेक्टर को आगे हमने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ और इस सारे ऑपरेटर्स को एनक्लोज किया हुआ है हमने वैक्यूम चैम्बर के अंदर. हमने ऑपरेटर्स को ध्यान से देख लिया है तो आगे हमें उसकी वर्किंग समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी. तो डायग्राम को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि जो कैथोड है जो C सिलेंडर था और एनोड A सिलेंडर, उन दोनों ने मिलकर एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन गन बना ली है. बाय इट अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड अंडर डिफरेंट पोटेंशियल्स अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड. अगर हम कैथोड और एनोड के अलोंग डिफरेंट पोटेंशियल्स अप्लाई कर देंगे
तो हमारे पास फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी। N हमने लिया था निकल क्रिस्टल और D था इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, और उसे हमने डायग्राम में आपको दिखाया था ना कि हम उसे रोटेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और उसे हमने सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है जो हमें करंट की रीडिंग देगा। और आगे हम उसकी वर्किंग देखते हैं। अ फाइन बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन। वो जो कैथोड और एनोड से एक इलेक्ट्रॉन गन बनी थी, वहां से फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगी हमारे पास। बीम को हम फॉल करवाएंगे निकल क्रिस्टल के ऊपर जो कि हमारा टारगेट है, और वहां पर स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। The intensity of electron beam scattered in a given direction is found by the use of detector. और इलेक्ट्रॉन बीम जो स्कैटर हो रही है उसकी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेंगे हम एक डिटेक्टर की हेल्प से। हमने जो स्कैटर्ड बीम की इंटेंसिटी को मेजर किया था वो मेजर किया था डिफरेंट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स के साथ। ठीक है, जो स्कैटरिंग एंगल था वो एंगल था इंसिडेंट और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में। और ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उसके लिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेजेस को वेरी किया गया था 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक। और आपको यहाँ पर ये 4 ग्राफ नजर आ रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। पहला ग्राफ है 44 वोल्ट के ऊपर, दूसरा है 48 वोल्ट, फिर 54 वोल्ट एंड देन 60 वोल्ट। तो जो 54 वोल्ट वाला ग्राफ है वहां पर देयर इज अ शार्प पीक इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्कैटरिंग एंगल phi इज इक्वल टू 50 डिग्री। जब स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री था तो वहां पर शार्प पीक आ गई थी इंटेंसिटी में। ठीक है, तो ये जो पीक थी, अब हम उसका रीजन देखेंगे कि ये पीक क्यों नजर आई, क्योंकि बाकी के चारों ग्राफ्स में से सिर्फ एक 50 डिग्री वाले एंगल में ही एक पीक है जो इंटेंसिटी की है। द पीक इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स scattered from different layers of the crystal. So as a result, diffraction of electrons takes place. ये जो पीक बनी इंटेंसिटी में, ये पीक किसकी वजह से बनी कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में से स्कैटर होकर आ रहे थे उन सब की कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुई थी। तो एज अ रिजल्ट वहां पर इंटेंसिटी में एक शार्प पीक नजर आई। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया फिर कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्रैक्शन हुई। ठीक है, तो इस वजह से एस्टैब्लिश हो गई वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम कैलकुलेशंस करते हैं, वहां पर ध्यान से देखिए। जो स्कैटरिंग एंगल है फाई और जो एंगल ऑफ ग्लांसिंग है थीटा और दूसरी साइड भी थीटा, तो ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन में है। तो एज अ रिजल्ट तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका मतलब 2 थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। और अगर हम स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू 50 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 65 डिग्री। और निकल क्रिस्टल जो हमने लिया था, हमारा टारगेट जो था वो निकल क्रिस्टल था, वहां पर उस केस में इंटरएटॉमिक सेपरेशन जो है वो कितनी होती है D इज इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रम। और ब्रैग्स लॉ आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, वहां पर अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा को कैलकुलेट करें, मतलब n इज इक्वल टू 1, इसके लिए हम कैलकुलेशंस करें तो वहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी ब्रैग्स लॉ की 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा होता है, n को हमने यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 इंटू डी की वैल्यू निकल के लिए 0.91 इंटू साइन थीटा जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 65 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1.65 एंगस्ट्रम। तो आगे हम देखते हैं कि अगर हम डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस यूज करें तो उसकी हेल्प से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है। हमने लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल V, ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है, वहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू ली थी 54 वोल्ट, तो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1.66 एंगस्ट्रम। और ये दोनों ही जो वैल्यूज हैं, ऊपर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 1.65 एंगस्ट्रम और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.66 एंगस्ट्रम। तो दोनों वैल्यूज काफी ज्यादा क्लोज हैं, ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डी ब्रोगली वेव्स फॉर स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज
True.